हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग युद्ध का असर देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में ये वाला टॉपिक वाइमर वाला पढ़ा था। आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं युद्ध का असर। इस युद्ध में पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। मतलब ये युद्ध जो हुआ था, इसने मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तर को तोड़कर रख दिया और यूरोप कल तक कर्ज देने वालों का महाद्वीप कहलाता था, जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। कल तक जो यूरोप कर्ज देने वाला कहलाता था, वो युद्ध में इतना पैसा उसका सब खत्म हो गया, मतलब वो कर्जदार बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य वसूल किया जा रहा था। पुराने साम्राज्य के द्वारा हर्जाना वसूल किया जा रहा था और इस साम्राज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर वो अपंग हो चुका था और वाइमर गणराज्य की हिमायतियों की मुख्य रूप से समाजवादी कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। कौन से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट लोग थे। और रूढ़िवादी पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। मनोदशा का 30 के दशक से शुरुआत राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। किसको? नागरिकों को। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? मर्दाना गुणों वाला। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रही थी। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सम्मान करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीजें गौण हो जाती थी। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों में व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। मतलब इतना फैल गया कि सामना ही नहीं किया जा सक रहा है। हम नेक्स्ट देख रहे हैं राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तन और आर्थिक संकट। जिस समय वाइमर गणराज्य
जिस समय वायमर गणराज्य की स्थापना हुई उस समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग ने अपनी क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे, इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वायमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार शासन का विरोध किया। विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने का फैसला किया। अब देखते हैं नेक्स्ट। और आखिरकार वायमर गणराज्य ने पूरे सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया और विद्रोह को जो है कुचल दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्ट ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करने लगा। इसके बाद कम्युनिस्ट या साम्यवादी और सामाजिक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दुश्मनी ले ली। हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज उठाने लगे और राजनीतिक रेडिकल के विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। पहला जो विश्व युद्ध लड़ा था उसमें वो कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसने स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा और युद्ध के बाद तो सोना देकर अपना कर्ज को चुकाना पड़ा। इस दौरे बोझ से जर्मनी ने स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया कि कर्ज नहीं देंगे, जाओ, मना कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। तो फ्रांस ने इसके एक जगह पर रूर के हैं उस पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों इलाकों का था। ये जर्मनी का जो क्षेत्र था वहाँ पर क्या था, विशाल कोयला भंडारों का इलाका था वो। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर। तो जर्मनी ने क्या किया, नोट छापना शुरू कर दिया और जर्मनी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दिया कि उस मुद्रा का मार्क मूल्य तेजी से गिरने लगा और अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 हो गया। 9,88,60,000 हो गया, मतलब एक अमेरिकी डॉलर अगर मार्क से हम खरीदने जाए तो मार्क एवं को अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए हमको 9,88,60,000 देना पड़ेगा। ओ माय गॉड। तो इस तरह हम देखते हैं, तो इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई,
जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर के ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। मतलब बैलगाड़ी में ले जा रहा था नोट भर के, अगर एक पाव रोटी खरीदना है तो। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी इस संकट से निकालने के लिए जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर जाने की शर्तों को दोबारा तय किया। अब देखते हैं मंदी का साल। मंदी का साल सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। किस पे? जो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ऋण लिया था उस पे आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार, उस शेयर बाजार का नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार क्या बोल रहे धराशायी हो गया। तो जर्मनी को मिल रही है मदद भी रातों रात बंद हो गई। जो हेल्प मिल रहा था बाहर से, मतलब अमेरिका दे रहा था, वो बंद हो गया। तो कीमतों में गिरावट की आशंका देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। तो लोगों ने क्या किया, अपना शेयर बेचने लगा। तो 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेचे गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से 1932 तक। अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधा ही रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब और सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। और जो जर्मनी में आई अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर अमेरिका में आया होगा, तो उसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाने लगा। और इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मन का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके का वेतन काफी गिर चुके थे। बाजारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मन की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे। जो मैं कभी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन तख्ती गले से लटकाए खड़े रहता हूँ। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते हैं, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे, या फिर रोजगार दफ्तरों में लंबी कतार में खड़े पाए जाते हैं। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और
डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खासतौर में वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से मोटे व्यवसायी स्वरोजगार में लगे होने और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। जो खुदरा व्यापारी था मतलब उसका भी हालत खराब होने जा रहा था। समाज के इन तबकों में सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर ठर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे। हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं हुई थी, लेकिन बेरोजगार की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल में भी डूब रहे थे। तो राजनीतिक स्तर पर वायमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। नाजुक दौर मतलब बहुत ही कमजोर। वायमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता आ रही थी। और दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी। दूसरी समस्या 48 वजह से थी कि जिसमें राष्ट्रपति का आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वायमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ। इसी दौरान अनुच्छेद 48 में भी जमकर इस्तेमाल किया गया। पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वो उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहा था। अब तीसरा देखें, हिटलर का उदय। तो आपको समझ में आएगा। और सर्वहाराकरण का मतलब है आपका जाके कि गरीब होते होते मजदूर वर्ग की स्थिति में पहुंच जाना। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और यहाँ वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि क्या है देख लेते हैं। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार। और ये पिक्चर क्या है ये भी देख लीजिए कि लाइन पर सोते लोग। महामंदी के दिनों में बेरोजगारों को न वेतन की उम्मीद रहती थी और न ठोर ठिकानों की। जाड़ों में जब नसीब छिपाने की जगह चाहिए होती थी तो इसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ता था। क्या हालत हो गई है देख सकते हैं आप। चलिए आपको समझ में आया होगा। और ये चित्र भी देख लीजिए एक बार कि वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों में कागज के नोट लादे जा रहे हैं। 1923 में जर्मन पार्क की कीमत इतनी कम रह गई थी कि मामूली भुगतान के लिए बहुत सारे नोटों की जरूरत पड़ती थी। देखिए समझ में आया।
तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट में हिटलर को देखेंगे। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा।